जय हिंद। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये क्लास हमारी किस संबंध में होने वाली है। तो आज की इस क्लास में मध्य प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन की पूरी व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की पूरी व्यवस्था को हम दो स्तरों पर डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रामीण स्तर पर और दूसरी क्या होता है, शहरी स्तर पर। जो ग्रामीण स्तर पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। और जो शहरी स्तर पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शहरी निकाय अथवा शहरी निकाय व्यवस्था बोला जाता है। अर्बन लोकल बॉडीज के रूप में उसको हम जानते हैं। ठीक है। तो इस पूरी व्यवस्था को आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। सीधे वीडियो पे चलते हैं, स्लाइड्स में चलते हैं। हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें या क्या क्या देखना है। ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाता है जो मेन मुद्दा हमारा आता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन अथवा स्थानीय निकाय क्या होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है और साथ ही साथ उसमें शहरी निकाय व्यवस्था क्या होती है, उसको हम तत्पश्चात समझेंगे। सबसे पहले आता है स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पहले समझ लेते हैं, बेसिक्स है ना। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए, लेकिन मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। समझिए कि हमारे देश में क्या होता है, एक व्यवस्था जो चलती है, जो पॉलिसी मेकिंग की जिसको बोला जाता है। ठीक है। पॉलिसी मेकिंग हमारे देश में जनरली दो स्तरों पे देखने को मिलता है। ठीक है। एक कौन सा स्तर होता है कि केंद्र में केंद्र द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जा रही है और फर्दर उसको क्या किया जाएगा, राज्य और निचले स्थानीय स्तर पर क्या किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्थानीय स्तर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अथवा शहरी क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक तो ये क्या होती है, केंद्रीय व्यवस्था होती है। इसको क्या बोला जाता है, टॉप टू बॉटम मॉडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, टॉप टू बॉटम अप्रोच बोलते हैं, टॉप टू बॉटम मॉडल बोला जाता है। ठीक है। ये तो क्या हो गया, एक अप्रोच हो गई। दूसरी इसके विपरीत अप्रोच होती है, जिसको हमारे देश में वर्तमान में क्या किया जा रहा है, लागू किया गया है और उसका क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। वो अप्रोच क्या होती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। ठीक है। मतलब नीचे से चल करके हम कहाँ जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं इसको। ठीक है। बॉटम टू टॉप अप्रोच में क्या होता है, जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, जो नीति निर्माण का काम होता है, वो कहाँ किसके द्वारा किया जाता है, स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। ये स्थानीय निकाय हमको दो रूपों में मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में किसके रूप में मिल जाएंगे हमको, पंचायत के रूप में मिल जाएंगे, ग्राम पंचायत के रूप में, जनपद पंचायत के रूप में अथवा जिला पंचायत के रूप में। ये एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी हुई है। और दूसरा क्या जाता है, उसमें आ जाएंगे तो उसमें आपको नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो एक अप्रोच क्या होती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, जिसको केंद्रीकृत व्यवस्था बोला जाता है। और इसके विपरीत जो व्यवस्था होती है, जिसको हम स्थानीय स्वशासन के रूप में जानते हैं, वो क्या होती है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच पे क्या किया जाता है, काम किया जाता है, बॉटम टू टॉप मॉडल पे काम किया जाता है। ये क्या था, आपका पूरा बेसिक्स था। अब हमको समझना है कि इसमें जो लिखा हुआ है परिभाषा के तौर पे वो क्या है, कि स्थानीय स्तर से शासन का संचालन किया जाना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्तर जैसा कि अभी हमने पीछे यहाँ पे डिस्कस किया, कहाँ से, एकदम निचले लेवल से, ग्रामीण लेवल से क्या किया जाएगा, व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा। ठीक है। शासन का संचालन किया जाएगा। स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है। मतलब स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है, स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था होती है, वह शासन होता है जो स्थानीय लोगों द्वारा अपने कल्याण के लिए चलाया जाता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हम स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। लोकतांत्रिक बनाया जाता है व्यवस्था को। जो डेमो जो जो सेटअप है हमारे वहाँ पे, स्थानीय सेटअप जो है हमारा, जो स्थानीय स्वशासन है, उसको क्या करते हैं, हम डेमोक्रेटाइज करते हैं, लोकतांत्रिक बनाते हैं उसको। ठीक है। मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन हम क्या करते हैं, उसमें बढ़ाते हैं। एवं समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करना था स्थानीय शासन कहलाता है। और साथ ही साथ क्या किया जाता है, वहाँ की समस्याओं का समाधान, लोकल लेवल की समस्याओं का समाधान, स्थानीय समस्याओं का समाधान भी स्थानीय लोगों द्वारा उसी स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। ये क्या होता है, पूरा आपका स्थानीय सुशासन कहलाता है। ठीक है। अब आता है कि भारत में पंचायती राज का विकास क्रम। हम पहले देखेंगे भारत में पंचायती राज का विकास क्रम है, तत्पश्चात हम धीरे से कहां पर आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पहुंचेंगे। ठीक है। तो देखो भारत में जो पंचायती राज का विकास क्रम चालू होता है, वो ऑलमोस्ट चालू हो जाता है 50 के दशक से। ठीक है। 50 के दशक से, या मोटा मोटा हम उसको भी और फर्दर एकदम स्पेसिफिक टाइम पीरियड लेकर के चलें तो 60 के प्रारंभिक चरण में चालू होता है, जब नेहरू जी द्वारा क्या किया जाता है, नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। लेकिन ये जो नागौर राजस्थान में जो भी कुछ चल रहा था, इसके पहले की कहानी आपको जानना अति आवश्यक है। देखो 1952 में, कब, 1952 में क्या किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है। वो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उसके तहत क्या करना था, ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना था। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य इसको चलाया गया, एक क्या था, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। ठीक है। और छाता कार्यक्रम था। ठीक है। छाता कार्यक्रम के तहत इसके इसके तहत क्या करना था, काम करना था। लेकिन क्या हुआ
ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं क्या हो गया, अपने मूल उद्देश्य से भटक गया, या क्या बोलना चाहिए कि असफल हो गया। ठीक है, इसका मूल्यांकन किया गया तो ये क्या पाया गया कि ये असफल हो गया। तो इसमें फर्दर कैसे सुधार हो सके, इसको और अच्छे तरीके से कैसे हम लागू कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें, इसके लिए क्या किया गया, समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम दिया गया, उस समिति की अध्यक्षता किसको दी गई, बलवंत राव मेहता जी को दी गई। ठीक है, बलवंत राव मेहता समिति को इसका कार्यभार सौंपा गया। बलवंत राव मेहता समिति के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। क्या हुआ कि कब गठन हुआ, 57 में, जनवरी 57 में। रिपोर्ट उन्होंने कब सबमिट करी अपनी, नवंबर 1957 में सबमिट कर दी। अब इसका उद्देश्य आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यों की जांच करना, उनकी बेहतरी के लिए उपाय सुझाना। अभी तो हमने चर्चा करी ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करवाया जा रहा था इस समिति के द्वारा, लेकिन इस मूल्यांकन के लिए, इस मूल्यांकन के पश्चात, इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के पश्चात इस समिति द्वारा जो सुझाव दिया गया, वहां से क्या निकल करके आता है, आपका पंचायती राज व्यवस्था निकल करके आती है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए इस समिति द्वारा क्या दिया गया, एक सुझाव दिया गया। उस एक सुझाव का नाम क्या था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या करना, स्थापना कर दो। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन सी, जो आज की तारीख में चल रही है, कि ग्रामीण स्तर पर क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायतों का गठन किया जाएगा, और उसके ऊपर क्या किया कर दिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायतों का गठन किया जाएगा। वर्तमान में जो संवैधानिक तौर पर व्यवस्था बनी हुई है 73-74 के तहत, वो भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो इस समिति की अनुशंसा पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि 2 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिया गया, नागौर राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, पंडित नेहरू हैं, उनके द्वारा व्यवस्था क्या किया जाता है, उद्घाटित किया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर करके रखनी है। अब आता है कुछ और समितियां बनी, ये समितियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, अनावश्यक बिंदुओं के बारे में आपसे कोई चर्चा करने वाला नहीं। जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्व रखता है, सिर्फ वही हम बातें करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, दिसंबर 1977 में किया गया, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंप दी। इसको करना क्या था, जो पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही थी 59 से, जो पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था का क्या करना था, एक समीक्षा करनी थी। और उसकी समीक्षा करने के पश्चात इसने क्या सिफारिश दी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय के बजाय 2 स्तरीय बना दो। त्रिस्तरीय के बजाय क्या करना है, 2 स्तरीय बनाना है। कौन कौन से स्तर पे, तो जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे। आपको क्या है, एक मंडल स्तर पे व्यवस्था रखनी है और एक जिला स्तर पे व्यवस्था रखनी है। ग्राम के स्तर पे कुछ नहीं होना चाहिए, ये अशोक मेहता समिति द्वारा बोला गया। ठीक है, तो जिला स्तर पे जिला परिषद नाम दिया जाएगा, मंडल स्तर पे मंडल पंचायत नाम दिया जाएगा। दैट्स इट। तीसरी समिति आती है जीभी के राव समिति। जीभी के राव समिति का गठन कब किया गया, 1985 में किया गया। इसका भी उद्देश्य क्या था, पंचायती राज व्यवस्था को क्या करना, मजबूत करना, पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना, सिफारिश करना। इसने क्या सिफारिश करी कि जिला स्तर पे क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का केंद्र बनाया जाना चाहिए। आप तो क्या करना है, व्यवस्थाओं को विकेंद्रीकरण करना है, व्यवस्थाओं क्या करना है, आपको डिसेंट्रलाइज करना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि व्यवस्थाएं नीचे से चलें, ग्राम के लेवल से चलें, जनपद के लेवल से चलें, मंडल के लेवल से चलें, जिला के लेवल से चलें। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का मूल आधार रहेगा वो कौन रहेगा, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगा, जिला स्तर पर रहेगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्थाओं क्या किया जाना चाहिए, नियमित निर्वाचन करवाए जाने चाहिए। उस समय चुनाव नहीं होते थे प्रॉपर तरीके से, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, सुझाव दिया। इसके बाद अगले आता है आपका एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब किया गया, 1986 में किया गया। उद्देश्य क्या था, पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान करवाना। वही बात है पुरानी, पंचायती राज व्यवस्था क्या करना है, रिवाइव करने की बात की जा रही है। सिफारिशें क्या रखी गई कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। पहला पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली समिति थी जिसने क्या बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रदान करनी है, संवैधानिकता प्रदान करनी है। इसके पहले कोई भी संवैधानिकता दिए जाने की बात नहीं कर रहा था। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आपको कंठस्थ करके रखना है कि पहली ऐसी कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान करने की अनुशंसा करी थी, एलएम सिंघवी समिति। ठीक है, संवैधानिक मान्यता देने के लिए क्या किया जाएगा, संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, पार्ट 9 जोड़ा गया, पार्ट 9A जोड़ा गया। देखो पार्ट 9 नहीं जोड़ा गया, पार्ट 9 पहले से वहां विद्यमान था, बस पार्ट 9 के नाम में परिवर्तन किया गया, फिर पार्ट 9A जोड़ा गया। ठीक है, पार्ट 9A में क्या रख दिया गया, और शहरी स्थायी निकायों के बारे में चर्चा कर दी गई। खैर ठीक है, पंचायती राज में नियमित, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जाने की बात की गई। जो बात पीछे जीभी के राव समिति कर रही थी वही बात ये भी कर रहे हैं कि नियमित निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 2 समितियां और आती हैं जो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं विथ ईयर कि थुंगन समिति कब गठित की गई, 1988 में, और गाडगिल समिति कब गठित की गई, 1988 में। दोनों का संबंध किससे हो जाता है, पंचायती राज व्यवस्था से हो जाता है। अब हम चलते हैं स्थानीय ग्रामीण निकायों में 73वें संविधान संशोधन, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था पर।
क्या होती है पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन क्या है 1992 का, उसके बारे में हम फैक्चुअल पूरा डेटा देखेंगे, पूरा फैक्चुअल डेटा देखेंगे जो आपके लिए एक एक शब्द एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। देखो, भारत का जो संविधान है उसका उसके संविधान में, भारत के अपने हमारे अपने संविधान में अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 किसके तहत आता है? डीपीएसपी के तहत आता है। किसके तहत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। डीपीएसपी का अनुच्छेद 40 क्या बोलता है कि ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा और उन्हें आवश्यक क्या करेगा? शक्तियां प्रदान करेगा। ये राज्य का दायित्व है, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करेगा? पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेगा और पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायतों को गठित करने के पश्चात उनको शक्तियां प्रदान करेगा। ये अनुच्छेद 40 में बात लिखी हुई है। अब ये अनुच्छेद 40 में लिखी हुई बात को क्या करना पड़ेगा? सरकार को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सरकार ने इस बात को इंप्लीमेंट करने के लिए और एलएम सिंघवी समिति की सिफारिशों को मानते हुए क्या किया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया। कब से? 1992 से। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? अब इसके पश्चात क्या किया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया वो देखते हैं हम। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन से संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 कायदे से पहले से विद्यमान था, अब हमने उसका नाम बदल क्या कर दिया? पंचायती राज कर दिया। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा क्या जाता है? अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक क्या कर दिए गए? इसमें अनुच्छेद जोड़ दिए गए। ठीक है, कहां से लेकर के? 243 ए से लेकर के 243 ओ तक आर्टिकल्स जोड़े गए। अच्छे से याद रख लेना है आपको। अगर पूछा जाता है ग्रामीण पंचायती राज संबंधी आर्टिकल कहां से कहां तक दिए हैं, तो 243 ए से 243 ओ तक दिए हुए हैं। इसके अलावा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय रखे गए। 11th शेड्यूल जोड़ा गया। टोटल 12 शेड्यूल है संविधान में। कितने हैं? टोटल 12 अनुसूचियां संविधान में। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 हैं। ठीक है, तो जो उसमें से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई वो किससे संबंधित है? जो आपका पंचायती राज व्यवस्था होती है, ग्राम पंचायतें होती है, उनकी शक्तियों से संबंधित है। कितनी शक्तियां हैं? 29 विषय हैं, 29 शक्तियां हैं। वो कौन से आर्टिकल में आती हैं? 243 जी में आती हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह अधिनियम संपूर्ण देश में कब से लागू हुआ? जो 1992 का अधिनियम था वो संपूर्ण देश में कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसी कारण 24 अप्रैल को क्या है? पंचायती राज दिवस मना लेते हैं। बात स्पष्ट यहां से? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1973। अब हमको क्या करना है? ये तो बात कहाँ की हो गई? भारत की हो गई। हमको तो मध्य प्रदेश में फोकस करके रखना है अपना। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश में फोकस करेंगे कि मध्य प्रदेश, अब ये जो बात आई थी, ये जो 1973 का अधिनियम हो गया, इसको लागू किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1973 30 दिसंबर 1973 को मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ था। मध्य प्रदेश में 24 जनवरी 1994 से क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 से क्या हुआ? 1993 में लाया गया। 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित हुआ और 24 जनवरी 1994 से उसको लागू कर दिया गया संपूर्ण प्रदेश में। जब इसको लागू किया गया तब प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? शफी अहमद कुरैशी। और प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? प्रताप सिंह बघेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों नाम आपके लिए, प्रताप सिंह बघेल, दिग्विजय सिंह, शफी अहमद कुरैशी। अब देखो, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं जन सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए क्या किया गया? 2001 में इस 93 वाले अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। ठीक है, जो 93 का अधिनियम था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया? 2001 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? इसमें संशोधन के माध्यम से ग्राम स्वराज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 का नाम बदल करके मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम जो 1993 था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, ताकि हम क्या कर सके? ग्राम स्वराज को बढ़ावा दे सके। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय निकायों मतलब कि पंचायती राज और नगरी दोनों में महिलाओं को 33% आरक्षण से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 50%। देखो, 33% आरक्षण तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 73वें संविधान संशोधन से ही जोड़ दिया गया था ना। महिलाओं के लिए 73% आरक्षण केंद्र सरकार ने ही जब संशोधन किया 73वां संविधान संशोधन तभी जोड़ दिया था। तो आपको तो उससे ऊपर जाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो 50% कर दिया गया। ठीक है, यह आरक्षण लागू करने वाला बिहार के बाद मध्य प्रदेश कौन सा बना? दूसरा राज्य बना। बिहार के बाद मध्य प्रदेश क्या बना? दूसरा राज्य बना। यह प्रावधान प्रदेश में 2007 में पारित किया गया, 2009 में लागू कर दिया गया एवं 2014 में पहली बार प्रदान भी कर दिया गया। क्या क्या हुआ? स्थानीय निकायों में जो 33% आरक्षण पहले से था उसको बढ़ा करके 50% किया गया। कब किया गया? 2007 में पारित किया गया। कब से लागू हो गया? 2009 से लागू हो गया। लेकिन पहली बार कब प्रदान किया गया? 2014 के स्थानीय निकायों में प्रदान किया गया। और ऐसा करने वाला 33% से बढ़ा करके 50% करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बिहार था। दूसरा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, अब आते हैं कि 73वें संविधान संशोधन नियम को लागू करने हेतु सर्वप्रथम विधेयक कर्नाटक राज्य द्वारा लाया गया था, परंतु उसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। देखो,
इस पॉइंट का थोड़ा महत्व है भी और बहुत ज़्यादा महत्व नहीं भी है कि हमने पीछे यहाँ पे क्या देखा था कि जो जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन को अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। वो हमने पीछे अभी वहाँ पे पीछे एक लाइन देखी, ठीक है। तो वो कब लागू किया था? 24 जनवरी 1994 को लागू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन जो कर्नाटक सरकार थी उसने उसको लागू करने के लिए विधेयक पहले लेकर के आई थी, लेकिन वो लोग लागू नहीं कर पाए, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार पहले विधेयक लेकर के आ गई थी, लेकिन वो लोग लागू नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश सरकार उनसे बाद में विधेयक लेकर के आती है, लेकिन लागू उनसे पहले कर देती है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार क्या हो जाती है? लागू करने वाली पहली हो जाती है, लेकिन विधेयक लाने वाली पहली सरकार कौन सी हो जाएगी? कर्नाटक सरकार हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने पीछे क्या देख लिया कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कब से लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। ये बात हमने यहाँ पे देखी थी, ये कवर करी हमने 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। तो 24 अप्रैल को हम क्या करने लग जाते हैं? पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने लग जाते हैं, ठीक है। इस दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है। तो इतनी बात क्या हो जाती है आपके लिए? स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? 2010 से मना रहे हैं। अब आता है कि जो पूरा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें कुछ अनिवार्य प्रावधान होंगे, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, और कुछ क्या होंगे? स्वैच्छिक प्रावधान होंगे, भैया आप ये भी कुछ क्या है कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अनिवार्य प्रावधान क्या है? ग्राम सभा का गठन होना ही चाहिए। ग्राम सभा कैसे बनती है? ग्राम की जो वो होती है, क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से जो निवासी होते हैं ग्राम के, ठीक है, वो सभी क्या है उस सभा के हिस्सा होते हैं। फिर आती ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत में कौन लोग शामिल होते हैं? तो जो निर्वाचक नामावली में शामिल होते हैं वो सब क्या होते हैं? ग्राम पंचायत का हिस्सा होते हैं। गांव में रहने वाले सभी लोग उस गांव के सभी नागरिक उस ग्राम सभा का हिस्सा होंगे, और गांव की निर्वाचक नामावली में शामिल सभी लोग क्या होंगे? ग्राम पंचायत का हिस्सा होंगे। मतलब कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति ग्राम सभा का हिस्सा नहीं, सॉरी, ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था करना, जो आपका जनपद पंचायत और जिला पंचायत आता है। इसके अलावा 3 स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण होगा, महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, ठीक है। इसके बाद पंचायती राज चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, जो की गई है। इसके अलावा पंचायती राज की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाएगा। ये सब अनिवार्य प्रावधान है। किस किस अनुच्छेद के तहत ये अनिवार्य प्रावधान है वो हम आगे की आने वाली स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब आता है कुछ स्वैच्छिक प्रावधान है। स्वैच्छिक प्रावधानों में क्या है कि पंचायतों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिया जाना चाहिए, 29 विषयों के अलावा अन्य विषयों को सौंपना चाहिए, और पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण इस बार प्रदान कर दिया गया। आपके यहाँ पे अभी वर्तमान में जो हुए, क्या बोलते हैं, पंचायती राज चुनाव हुए अभी जो हमारे मध्य प्रदेश में जो हुए, उसमें ओबीसी को क्या किया गया? आरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे लागू हो जाती है। अब आते हैं हम ग्राम स्वशासन की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं, एक त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करते हैं। तो अगर मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 23,006 है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 23,006 है। आपको अच्छे से याद रखना है। जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? 313 है। और जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? 52 है। अच्छे से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। अब आते हैं, ये यहाँ से आपको बहुत सारा क्या हो जाएगा? डेटा कवर होगा। हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पूरी स्लाइड को आपको क्या करना है? एकदम कंठस्थ करके याद करके रख लेना है, ठीक है। क्या क्या बात आ जाती है इसमें? सबसे पहले कि 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्राम स्वशासन की जो बातें आती है उसमें क्या आ जाता है? सबसे पहले जनसंख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ग्राम पंचायत, यहाँ पे क्या है? जनपद पंचायत, और यहाँ पे क्या है? जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत का निर्माण अगर हम बात करें जनसंख्या में, तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। कम से कम नहीं, अधिकतम, ठीक है। कम से कम नहीं, अधिकतम। अधिकतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5,000 होनी चाहिए। वो ग्राम पंचायत कहलाएगी। अगर 5,000 से लेकर के 20,000 तक के बीच में जनसंख्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनपद पंचायत बोलेंगे। और अगर 20,000 से लेकर के 1 लाख तक के बीच की जनसंख्या तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिला पंचायत बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? मतदाता आता है। मतदाता क्या होने चाहिए? यहाँ पे कम से कम 1,000 होने चाहिए। जनपद पंचायत में कम से कम 5,000 मतदाता होने चाहिए, और जिला पंचायत में कम से कम 50,000 मतदाता होने चाहिए, ठीक है। आती ही वार्ड संख्या। वार्ड संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक ग्राम पंचायत में 10 से लेकर के 20 वार्ड हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में 10 से लेकर के 20 वार्ड हो सकते हैं। एक जनपद पंचायत में 10 से लेकर के 25 वार्ड हो सकते हैं, और एक जिला पंचायत में 10 से लेकर के 35 वार्ड हो सकते हैं। ये जनरली देखने को मिलता है।
जो रूल है, रूल के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक। प्रमुख कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच कहलाता है। आपके घर में भी बहुत सारे लोग बने होंगे, नाते रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग बने होंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष कहलाता है, और जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कार्यकाल। सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए सभी के लिए 21 वर्ष होती है। निष्कासन की अगर हम बात करें तो सभी को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया की, तो सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट सरपंच के लिए चुनाव होता है, और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। जनपद जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव उनका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, सदस्यों के माध्यम से कर लिया जाता है। फिर आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। बात मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गई होगी। इस स्लाइड को आप अच्छे से क्या कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास क्रम देखेंगे। अभी तक हमने जो भी बातें करी थी वो सब किसके लिए करी थी, भारत के परिप्रेक्ष्य में करी थी। बहुत सारी बातें हमने 73वें के तहत परिप्रेक्ष्य में करी, जो पूरे देश में क्या होती है, समान रूप से लागू होती हैं। मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से क्या होती हैं, वो लागू होती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज की। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के जो विकास का क्रम चालू होता है वो कब से चालू होता है, काशी प्रसाद पांडे समिति से चालू होता है। काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन 29 जुलाई 1957 किया गया था। एक 15 सदस्यीय समिति थी। क्या क्या महत्वपूर्ण है, कब गठन किया गया, अध्यक्ष कौन है, काशी प्रसाद पांडे हो गए, कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। रिपोर्ट कब सबमिट करते हैं, 1958 में। इसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 की अनुसंधान की बात कही गई। इस समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने की अनुशंसा की। क्या अनुशंसा की, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बलवंत राय मेहता समिति ने अनुशंसा की थी वही अनुशंसा इनने भी कर दी, उसी को उनने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 29 जुलाई 1957, 15 सदस्यीय और 1958, ये सब बातें क्या आ रही हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962, ठीक है। अब इसमें क्या जाता है कि श्री काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर विधानसभा के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 को पारित किया गया, जिसे जुलाई 1962 में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया था, 1962 में लाया गया था। ये हम 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए जो 1994 में लाया गया था उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पुरानी व्यवस्था की, ठीक है। तो जुलाई 1962 में क्या कर दिया गया, उसको लागू किया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के आधार पर ग्राम पंचायत के निर्वाचन होने वाले थे, जिसमें अक्टूबर में भारत एवं चीन की युद्ध हो जाता है और अंतः पंचायती राज के चुनाव नहीं हो सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, जुलाई 1962 में लागू कर दिया गया, तो अब चुनाव होने चाहिए, पर चुनाव नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि युद्ध चालू हो जाता है। भारत और चीन का क्या हो जाता है, युद्ध चालू हो जाता है। हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में युद्ध चालू होता है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, जब चुनाव नहीं हो पाएंगे तो फिर होगा क्या, तो 1965 में फिर क्या होता है, ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया जाता है। 62 में चुनाव होने चाहिए थे पर चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी 1965 में सिर्फ ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा लिए गए। जनपद और जिला पंचायत के चुनाव अभी भी नहीं हुए। अभी सिर्फ किसके चुनाव करवा लिए, 65 में ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा लिए गए, लेकिन जिला और जनपद पंचायतों का गठन नहीं किया गया। 1971 में फाइनली खंड स्तर पर जनपद पंचायतों का गठन करवा करके चुनाव करवाए गए, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि मतलब पहली बार पंचायती राज चुनाव कब करवाए गए, 1965 में करवाए गए, अथवा गठन कब हुआ, तो 1965 में हुआ। और जनपद पंचायतों का चुनाव जनपद पंचायतों का पहली बार गठन कब किया गया, तो 1971 में किया गया था। मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया, 1962 में लाया गया था, जुलाई 1962 से लागू किया गया था, ठीक है। अब इसमें बाद में एक नया अधिनियम आता है 1981 में, फिर से उस 1962 वाले अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। 62 वाले अधिनियम को निरस्त करके 81 में एक नया अधिनियम लाया गया, और 81 वाले अधिनियम के आधार पर 1983 में तीनों स्तरों पर चुनाव करवाए गए। 81 में एक नया अधिनियम लाया गया 62 वाले को सस्पेंड करके, और उसके आधार पर 83 में फिर से चुनाव करवाए गए, नए प्रकार से चुनाव करवाए गए, और जिला ग्राम जनपद और जिला तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव करवाया गया। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि पहली बार मध्य प्रदेश में तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव कब होते हैं, तो 1983 में होते हैं, ठीक है। फिर अधिनियम आता है, पहले अधिनियम कब आया, 62 में, फिर अधिनियम कब आया, 81 में, अब अधिनियम आएगा 93 में। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 30 दिसंबर 1993 को लाया गया। ये किसके लिए लाया गया था, 73rd के बाद लाया गया। ये किसके लिए लाया गया था, 73rd अमेंडमेंट के बाद लाया गया था। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए लाया गया था, ये जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए कब लाया गया, 30 दिसंबर 1973 को तिरानवे को लाया गया, 24 जनवरी 1994 को लागू किया गया। हमने पीछे भी पढ़ा था इस बारे में। राज्यपाल शफी मोहम्मद कुरैशी थे, पीछे हमने पढ़ा। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, प्रताप सिंह बघेल क्या थे, हमारे ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, ठीक है। तो इतनी बातें हो जाती हैं।
इसके बाद क्या होता है कि ये जो 1973 वाला 93 वाला अधिनियम था, इसमें संशोधन किया जाता है। पीछे हमने इस बात को स्पष्ट कर लिया था कि 93 वाले अधिनियम में 2001 में संशोधन किया गया। किस चीज के लिए? उसमें ग्राम स्वराज शब्द ऐड करने के लिए। तो वो 2001 से उसका नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, ये लिखा हुआ है। जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए इस के उद्देश्य से सब किया गया। तो उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कर दिया गया। कब से किया गया? 2001 से किया गया। बात स्पष्ट हो गई मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। और विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा था? कर्नाटक था। आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन था? 50% आरक्षण महिलाओं को देने वाला पहला राज्य कौन था? बिहार था। दूसरा राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। कब से लागू किया गया? 24 जनवरी से 1994 से लागू किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो 1993 वाला अधिनियम था, ये हमने पीछे जो बात करी ना, ये 1993 वाला जो आपका अधिनियम था, इसमें अब तक टोटल 5 बार संशोधन हो चुका है। जिसमें से एक संशोधन हमने कब देखा? 2001 में देखा था। एक संशोधन हमने कब देखा? 2001 में देखा था। एक संशोधन हमने पीछे भी देखा था। एक संशोधन हमने पीछे कहाँ देखा? जब हमने क्या बात करी? 50% आरक्षण की बात करी, जो 2007 से लागू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा पंचायती दर्पण पोर्टल है, जो पंचायती कार्यों की निगरानी मूल्यांकन के लिए है। पंचायती राज संचालनालय गठन 6 दिसंबर 2007 को किया गया था। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान हमारा पचमढ़ी में है, 1980 में स्थापित किया गया था। अच्छे से याद रखना है आपको। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है आपके? पचमढ़ी में है, 1980 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जबलपुर में है। 2001 में ग्राम स्वराज की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। हमने देखा कि वहां पे संशोधन किया गया अधिनियम में इसी कारण। इसके अलावा राइट टू रिकॉल का प्रथम प्रयोग अनूपपुर जिले की पल्लविका पटेल के विरुद्ध किया गया था। राइट टू रिकॉल क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या होता है? एक उपकरण होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? हम वापस बुला सकते हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधि को, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को हम वापस बुला सकते हैं। इसके लिए राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्रयोग भारत में कब किया गया? पहली बार अनूपपुर जिले में पल्लविका पटेल के विरुद्ध किया गया, उनको वापस बुलाया गया, ठीक है। राइट टू रिकॉल का प्रयोग कब कैसे किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है? तो अगर हम बात कर लें तो चुनाव के 2 वर्ष के बाद एवं कार्यकाल पूर्ण होने के 6 माह के पूर्व भी किया जा सकता है। इस हेतु 2/3 बहुमत की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कब कर सकते हैं? 2 वर्ष बाद पूरे हो जाए 2 वर्ष पूरे हो जाए तभी कर सकते हैं, पहली चीज। और जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के पहले ही कर सकते हैं। 2 साल बाद और 6 महीने पहले ही उसका प्रयोग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 2/3 बहुमत में क्या होनी चाहिए? वोटिंग होनी चाहिए। तभी आप उनको क्या कर सकते हैं? वापस बुला सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ग्राम सभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्राम सभा किसके तहत गठित की जाती है? अनुच्छेद 243 ए के तहत गठित की जाती है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक क्या किया गया है? जो पंचायती राज व्यवस्था, उसके संबंध में आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेद 243 ए में क्या है? ग्राम सभा गठन किया जाता है। जस्ट अ मिनट। गठन किया जाता है। इसमें संरचना क्या होती है कि इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में जितने व्यक्ति होते हैं उस ग्राम सभा क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। तो ग्राम सभा का हिस्सा कौन होगा? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों में से जो जो लोग क्या हैं? निर्वाचक नामावली में जिनका नाम क्या है? शामिल है, वो सब क्या होंगे? ग्राम सभा का हिस्सा होंगे, ठीक है। कि गांव में क्या हो, मोटा मोटा समझ लो कि 5,000 लोग रहते हैं, उसमें से निर्वाचक नामावली में कितने लोग शामिल है? 3,000 लोग शामिल है। तो ये 3,000 लोग क्या हो जाएंगे? ग्राम सभा का हिस्सा हो जाएंगे। कार्य क्या होगा? शक्तियों का प्रयोग करना, कार्यों को निष्पादित करना, विधानमंडल द्वारा दिए गए जो निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको प्रश्न आ सकता है कि ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए साल में कम से कम? तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, टोटल 4 बैठक होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होगा? ग्राम सभा का सचिव होगा। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो ग्राम सभा का सचिव होता है वही ग्राम पंचायत का सचिव होता है। बात स्पष्ट होनी चाहिए। 4 बैठकें होनी चाहिए। 243 ए के तहत गठन होगा, ठीक है। कौन लोग शामिल होंगे? जो निर्वाचक नामावली में शामिल हैं। फिर आता है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का वर्णन कहाँ दिया गया है? 243 बी में दिया गया है। 243 बी में दिया गया है। इस अधिनियम के तहत क्या है? इस अधिनियम के तहत ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, जस्ट अ मिनट, है ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जरूरी कॉल था।
ठीक है, पंचायतों के गठन की हम बात कर रहे हैं। पंचायतों के गठन में सबसे जो आर्टिकल आता है वो क्या आता है, 243B आता है। ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। इस अधिनियम के तहत ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, विकास खंड के लिए जनपद पंचायत एवं जिले के जिला पंचायत का गठन किया जाता है। हमने पीछे बात करी ना कि हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय है, तो ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत रहेगा, जनपद लेवल पे जनपद पंचायत रहेगा और जिले के लेवल पे क्या रहने वाला है, जिला पंचायत रहने वाला है। तो ये तीनों का गठन किसके तहत दिया गया है, आपका 243B के तहत दिया गया है। कार्यकाल क्या होगा, तो प्रत्येक पंचायत की कालावधि 5 वर्ष होगी। पीछे हमने टेबल में डिस्कस किया इसके बारे में, किंतु समय पूर्व पंचायत का विघटन होने पर 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन आवश्यक होगा। अगर क्या होता है, पंचायत का गठन जो पंचायत गठित की गई थी उसका विघटन 5 वर्ष पहले ही हो जाता है, तो उसका जो उसमें जो निर्वाचन होगा वो 6 माह के अंदर वहां पे क्या किया जाएगा, निर्वाचन संपादित करवाया जाएगा। ठीक है, शेष कालावधि के लिए जो बचा हुआ कालखंड है उसके लिए, ऐसा नहीं है कि वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगी, बचे हुए टाइम पीरियड के लिए क्या किया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा। अब आते हैं ग्राम पंचायत पे। ठीक है, हमने देखा ना 243B में क्या दिया हुआ है आपका, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गठन की बात की गई है। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में ये सब बातें 1000 से 5000 तक की आबादी होगी। हमने वो टेबल में हमने सब कुछ चर्चा कर ली थी इसके बारे में, जो मैंने आपको टेबल दी थी वो टेबल का ये जो हम बहुत बातें कर रहे हैं ये सब का सार वहां पे उस टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1000 से 5000 तक की आबादी रहेगी, 10 से 20 वार्ड रहेंगे, सरपंच उसका अध्यक्ष होगा, सदस्य उसके पंच कहलाएंगे, जिनका चयन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीका आएगा, ठीक है, ये प्रत्यक्ष आएगा, ये अप्रत्यक्ष आएगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। प्रशासनिक प्रमुख क्या होगा, सचिव होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है ग्राम पंचायतों की, 22,812 है। 22,812 है। कुछ जगहों पर यह संख्या कितनी मिलती है, 23,006 मिलती है, जो हमने टेबल में पीछे 23,006 पढ़ा हुआ था। 23,000 क्या पढ़ा हुआ था, 6 पढ़ा हुआ था। ठीक है, फिर आता है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत क्या है, मध्य स्तर पे होती है, 5 से लेकर के 50,000 तक की आबादी और 10 से लेकर के 25 वार्ड होते हैं यहाँ पर कम से कम। ठीक है, 10 से लेकर के 25 वार्ड होते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है और जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है। यहाँ पे जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो जनपद पंचायत CEO कहलाता है, जिसका चयन किसके माध्यम से होता है, सिविल PSC के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश के बाद परिप्रेक्ष्य में बात करें तो MPPSC के माध्यम से जो सिविल परीक्षा आयोजित की जाती है उसके माध्यम से उसका चयन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है, 313 है। मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है, 313 है। अब आते हैं जिला पंचायत। तो जिला पंचायत तो जिला स्तर पे इसका ये स्थित होता है। 5 से लेकर के 5,000 से लेकर के अधिक आबादी होनी चाहिए। ठीक है, 50,000 से लेकर के अधिक आबादी होनी चाहिए, 1 लाख तक जाती है। कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र, अधिकतम 33 निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। मतलब वार्ड्स की संख्या कितनी हो सकती है, 10 से लेकर के 33 हो सकती है। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा वो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, जिसका चयन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया होगा। सदस्य कौन होंगे, जिला पंचायत के सदस्य कहलाएंगे, जिनका चयन प्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। प्रशासनिक प्रमुख जिला पंचायत CEO कहलाता है, जो जनरली कौन होता है, एक IAS अधिकारी होता है। और मध्य प्रदेश में संख्या कितनी इनकी, 52 है। मध्य प्रदेश में संख्या कितनी इनकी, 52 है। तो बात स्पष्ट हो गई आपको। जिला पंचायत के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के बारे में मैंने आपके यहाँ से चर्चा की, जो बहुत सारे फैक्ट्स बताए, वो सब फैक्ट्स मैंने पीछे एक ही स्लाइड में आपको कवर करवा दिए थे। ठीक है, तो उस स्लाइड को आपको अच्छे से कवर करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। अब हम क्या बात करते हैं, आर्टिकल्स की बात करते हैं, जो आपके 243A से लेकर के 243O तक दिए हुए हैं और फिर 243P से लेकर के 243ZG तक दिए हुए हैं। इन सभी आर्टिकल से हमको क्या करनी है, अब चर्चा करनी है। तो देखो, आपको आर्टिकल अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप पंचायती राज के आर्टिकल अलग से पढ़ो और नगरीय निकाय के आर्टिकल अलग से पढ़ो, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट काम करना है अपने को, दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे। कैसे, इसको देखते हैं। देखो, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आ जाता है, 243 आ जाता है। ठीक है, 243 और 243P, यहां पे जो आर्टिकल दिए हुए हैं किससे संबंधित है, ग्रामीण निकाय से संबंधित है। ये सभी आर्टिकल किससे संबंधित है, जस्ट अ मिनट, ये सभी आर्टिकल किससे संबंधित है, ग्रामीण निकाय से संबंधित है। और ये सभी आर्टिकल किससे संबंधित है, शहरी निकाय से संबंधित है। और यहाँ पे जो ग्रामीण निकाय से संबंधित आर्टिकल है अथवा शहरी निकाय से संबंधित आर्टिकल है, तो अगर ये एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं तो इसके सामने जो बात लिखी है वो दोनों के लिए क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। दोनों के लिए क्या हो जाएगी, वो कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दोनों के लिए कॉमन बातें एक साथ पढ़ते हुए चलिए, ताकि प्रक्रिया क्या रहे, आपके लिए आसान रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, 243 आता है और 243P आता है। 243 में जो बात लिखी हुई है वही बात कहां लिखी हुई है, 243P में लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है, परिभाषा। किस चीज की परिभाषा, ग्राम पंचायत क्या होगी, ग्राम सभा क्या होगी, इस प्रकार की परिभाषा है। शहरी निकाय क्या होगा, उसकी परिभाषा। बात स्पष्ट हो गई। तो 243 और 243 में परिभाषाएं दी हुई हैं।
बस यहाँ पे अभी क्या आ जाता है, 243A आ जाता है, जिसको आपको अलग से याद रखना है। 243A के सिमिलर में आपको शहरी निकाय में कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 243A में क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा के गठन की चर्चा की गई है। पीछे हमने पढ़ के आए ना, ग्राम सभा के गठन 243A में दिया हुआ है। ग्राम पंचायत का गठन, जनपद पंचायत का गठन और जिला पंचायत गठन कहाँ दिया है, 243B में दिया हुआ है। तो ग्राम पंचायतों गठन, ग्राम सभा का गठन कहाँ दिया हुआ है, 243A में दिया हुआ है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ से क्या होगा, कॉमन चीजें चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो 243B और 243Q, 243B और 243Q में क्या दिया हुआ है, पंचायत और नगर पालिका का गठन की बात की गई है। यहाँ पे नगरीय निकाय आ जाएगा, नगर पालिका नहीं आएगा कायदे से, नगरीय निकाय आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नगरीय निकाय आएगा। नगरीय निकाय में कौन कौन से आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, तीनों आ जाएंगे। बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन की चर्चा कहाँ की गई है, तो अगर पंचायतों का प्रश्न आता है तो 243B में की गई है। अगर नगरीय निकायों का प्रश्न आता है कि नगरीय निकायों के गठन की चर्चा कहाँ की गई है, नगर पालिका गठन की चर्चा कहाँ की गई, नगर निगम के गठन की चर्चा कहाँ की गई है, 243Q में की गई है। तो BQ आपको साथ में लेके चलना है। फिर आता है 243CR। 243CR में क्या बात की गई है, पंचायतों के लिए और नगर पालिका के लिए संरचना की बात की गई। संरचना मतलब कि त्रिस्तरीय बॉडी होगी, त्रिस्तरीय बॉडी होगी, ये वहां पे क्या है, चर्चा की गई है। फिर आता है 243D और 243T। जो बात 243D में लिखी गई है वही बात 243T में भी लिखी गई है। डी में क्या बात लिखी गई है, पंचायतों के लिए आरक्षण, तो टी में क्या बात लिखी गई है, नगरीय निकाय के लिए आरक्षण। तो DT आपको क्या लेकर के चलना है, 243DT। DT में क्या दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, आरक्षण किसका, महिला का, SC का, ST का। फिर आता है 243E और 243U। जो बात 243E में लिखी गई है वही बात 243U में लिखी गई है। क्या बात आ जाती है, कार्यकाल। कार्यकाल कितना रहेगा, 5 वर्ष का रहेगा। तीनों स्तर पे कार्यकाल 5 वर्ष का है, तीनों स्तर पे कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का है। फिर आता है 243F और 243V, FV। 243FV में क्या बात लिखी है, सदस्यता की बात की गई है कि मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, कि भाई 21 साल के हो आप, ग्राम पंचायत के सदस्य हो आप, ठीक है, भारत के नागरिक हो आप, इस प्रकार की योग्यताएं, मिनिमम अर्हताएं। इसके बाद आता है 243G और 243W, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। 243G में जो बात लिखी गई है वही बात 243W में भी लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है, शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व किसके, 243G में पंचायतों की शक्ति, पंचायतों के प्राधिकार, पंचायतों के उत्तरदायित्व, और 243W में नगरीय निकायों की शक्तियां, नगरीय निकायों के प्राधिकार, नगरीय निकायों के उत्तरदायित्व। बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद आता है 243H और X। जो बात H में लिखी वही बात X में लिखी हुई है। 243HX में क्या बात लिखी हुई है, करारोपण की शक्ति बात की गई है। पंचायतों के करारोपण के अधिकार कहाँ दिए हैं, H में दिए हैं, और नगरीय निकायों के करारोपण के अधिकार कहाँ दिए हुए हैं, X में दिए हुए हैं, 243X में दिए हुए हैं। फिर आता है आपका 243IY। 243 अभी हमने पीछे कहीं डिस्कस किया ना कि राज्य के लिए क्या होगा, एक वित्त आयोग होगा। तो राज्य के लिए वित्त आयोग कहीं डिस्कस किया गया होगा, कहीं वर्णन होगा उसका। तो अगर जो राज्य में जो स्थानीय शासन, उसके लिए वित्त आयोग की जो बात की गई है, तो अगर पंचायतों के लिए स्थानीय वित्त आयोग की अगर हम बात करें, पंचायतों के लिए स्थानीय वित्त, पंचायतों के लिए अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करें, तो कहाँ दिया हुआ है, 243I में दिया हुआ है। देखो आई से क्या होता है, इनकम होता है। आई से क्या होता है, इनकम होता है। इनकम कौन देखता है, वित्त आयोग देखता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बना करके याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो 243IY, जो बात 243I में लिखी वही बात 243Y में लिखी हुई। ठीक है, यहाँ पे Y में क्या लिखा हुआ है, नगरीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग, और I में क्या लिखा हुआ है, पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग। फिर आता है 243JZ। 243JZ में क्या लिखा हुआ है, लेखा संपरीक्षा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेखा संपरीक्षा की बात की गई है, मतलब ऑडिट की बात की गई है, लेखांकन की बात की गई है। ठीक है, हमने कहीं लेखांकन आदि के बारे में चर्चा की हुई है किसी वीडियो में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है 243KZA। अब 243K में जो बात लिखी गई है वही बात क्या लिखी गई, 243ZA में लिखी गई है। यहाँ पे देखो अब 243Z में तो बात खत्म हो जाएगी ना, जेड से आगे तो कुछ है नहीं, वापस अब साइकिल चालू होगा। तो जेड के बाद ZA चालू हो गया, वापस नया साइकिल चालू हो रहा है ना। तो 243K में जो बात लिखी गई है वही बात कहाँ लिखी गई, 243ZA में लिखी गई है। क्या बात लिखी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के, तो वो चुनाव कौन संचालित करवाया, किसने आयोजित पूरा आयोजन करवाया, और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ है, तो पंचायती राज्यों के लिए 243K में वर्णन है, और शहरी निकायों के लिए 243ZA में वर्णन है। फिर आता है 243L और ZB। जो बात 243L में लिखी है वही बात 243ZB में लिखी है। उसको क्या बात हो जाती है कि संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना।
कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ लागू होगी, केंद्रीय जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं आपकी, वहां पर लागू होगी। ये बात कहाँ लिखी गई है, पंचायती राज व्यवस्था यूनियन टेरिटरीज पर लागू होगी, ये बात कहाँ लिखी गई है, 243L में लिखी गई है, 243ZB में लिखी गई है। बात स्पष्ट हो गई। फिर आता है 243O और 243ZG। आखिरी में क्या आता है, 243O 243ZG। जो बात ओ में है वही ZG में, क्या बात आ जाती है कि इनके निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का वर्जन, कि भाई इनके निर्वाचन के संबंध में कोई क्या हो जाता है, दुविधा उत्पन्न होती है, कोई समस्या उत्पन्न आती है, कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो उस प्रश्न का समाधान निर्वाचन आयोग करेगा, ना कि अदालत करेगी। अदालत के हस्तक्षेप की मनाही कहाँ की गई है, तो पंचायती राज्यों में अदालत के हस्तक्षेप की मनाही कहाँ की गई, 243O में की गई है। और नगरीय निकायों में नगरीय निकायों के चुनाव में अदालत के हस्तक्षेप की मनाही कहाँ की गई है, 243ZG में की गई है। अच्छे से याद रखना है आपको। अब कुछ दो आर्टिकल आपको यहाँ से अलग से याद रखना है कि 243ZD में क्या बात की गई है, जिला योजना समिति की बात की गई है। बस इतना ही याद रखना है। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिले का प्रभारी मंत्री होता है। जिले का प्रभारी मंत्री अपॉइंट किया जाता है सरकार द्वारा, वो उसका क्या होता है, जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसके तहत दांतवाला एवं हनुमंतराव समिति क्या की गई थी, गठित की गई थी। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो जिला योजना समिति के तहत अभी तक जो समितियां गठित की, दंतवाला समिति गठित की गई थी और हनुमंतराव समिति गठित की गई थी। आपको बस नाम याद रखना है। फिर आता है 243ZE, उसके तहत क्या है, महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है। ये पूरा क्या हो गया आपका, आर्टिकल्स हो गए, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था हो गई मध्य प्रदेश की, उसको हमने देख लिया। अब आता है शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय निकाय 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से चालू किया गया था। इसकी हम बात करें तो 74वें संविधान संशोधन संविधान में क्या परिवर्तन किया गया, तो एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया। जो उसमें आर्टिकल जोड़े गए 243P से लेकर के ZG तक जोड़े गए, जो अभी हमने पूरे आर्टिकल चर्चा करी, अभी हमने ना पूरे आर्टिकल की हमने चर्चा कर ली, 243P से लेकर के ZG तक में हमने चर्चा कर ली पूरी, है ना। तो वो जोड़े गए। एक नई अनुसूची जोड़ी गई। पहले हमने क्या देखा था, 11th शेड्यूल जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज के लिए। तो शहरी निकायों के लिए क्या जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो वहाँ पे 29 विषय रखे गए थे। वहाँ पे कितने विषय रखे गए थे, 29 विषय रखे गए थे। किसके तहत, 243G के तहत। 243G के तहत कितने विषय रखे गए, 29 विषय रखे गए पंचायतों में 11वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए, 18 विषय रखे गए। किसके तहत, 243W के तहत। 243W हमने जस्ट पीछे पढ़ा, 243W हमने जस्ट पीछे पढ़ लिया, ये यहाँ पर। ठीक है, आखिरी में दिया हुआ 243W, इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। अब आता है 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्वशासन क्या है। ये पूरी टेबल अगेन, जैसे पंचायती राज में मैंने आपको एक टेबल दी, वैसे यहाँ पे भी एक टेबल दी हुई है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या क्या बातें आती है इसमें, शर्तें आती हैं नगर पंचायत को लेकर के, नगर पालिका को लेकर के और नगर निगम को लेकर के। जो नगर पंचायत में जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ 10,000 होनी चाहिए, यहाँ 10,000 से लेकर के 1 लाख होनी चाहिए, और यहाँ 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 10,000 तक की जनसंख्या है तो उसको नगर पंचायत कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या है तो उसको नगर पालिका कैटेगरी में रखेंगे, और 3 लाख से अगर ज़्यादा है तो उसको नगर निगम कैटेगरी में रखेंगे। मतदाता 5,000 होने चाहिए नगर पंचायत में, यहाँ 50,000 होने चाहिए, और यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। वार्डों की संख्या यहाँ 10 से लेकर के 20 होनी चाहिए, यहाँ 20 से लेकर के 40 होनी चाहिए, और यहाँ 40 से लेकर के 70 होनी चाहिए। जैसे अगर अब मैं बात करूँ कि अभी हम भोपाल में कुछ लोग बैठे होंगे, तो भोपाल में यहाँ पे वार्ड लगभग क्या है, 85 के आसपास वार्ड है, नगर निगम है वार्ड। ठीक है, भोपाल क्या है, नगर निगम है, भोपाल नगर निगम में 85 के आसपास वार्ड है, मतलब यहाँ पे मोटा मोटा 70 से भी ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये एक सामान्य नियम बना हुआ है, इस संख्या को आपको याद करके रखना है। अध्यक्ष कौन होगा, तो नगर पंचायत का जो प्रमुख होगा वो नगर पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। जो नगर पालिका का प्रमुख होगा वो नगर पंचायत अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। और जो नगर निगम का अध्यक्ष होगा उसको क्या बोलते हैं हम, जो नगर निगम का प्रमुख होगा उसको हम क्या बोलते हैं, महापौर बोलते हैं। तो नगर पंचायत के प्रमुख को अध्यक्ष बोलेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर पालिका के प्रमुख को नगर पालिका अध्यक्ष बोलेंगे। लेकिन नगर निगम के प्रमुख को हम क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, महापौर बोलते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की 21 वर्ष होगी। चुनावी प्रक्रिया सबके लिए क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी। चुनावी प्रक्रिया सबके लिए क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, देखा होगा। अब चलते हैं इनकी संख्या के बारे में कि मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो नगर पालिका कितनी है मध्य प्रदेश, नगर पालिक निगम अथवा नगर निगम कितनी है मध्य प्रदेश में। नगर निगम 16 है, नगर पालिका 98 है, नगर परिषद 294 है। टोटल कितना हो जाता है, 408 हो जाता है।
पूरा डेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। 1698 294, 1698 294 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए डेटा, ठीक है। नगर निगम 16, नगर पालिका क्या हो जाती है 98, नगर परिषद कितने हो जाते हैं 294, और टोटल कितने हो जाते हैं 408। अब हम देखते हैं विकास क्रम। जैसे हमने मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास क्रम देखा था कि 62 में अधिनियम आया, फिर 81 में आया, चुनाव 65 में हुए, पहली बार जनपद पंचायत के लेवल पे ही कराए गए। इस प्रकार से जो पूरा विकास क्रम हमने पीछे देखा, वैसे विकास क्रम हमको नगर निकाय का भी देखना है। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1864 में जबलपुर में क्या किया गया था, नगर पालिका की स्थापना की गई थी। बाद में 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका को जबलपुर नगर निगम में परिवर्तित कर दिया गया। 1864 में, कब, 1864 में जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया, और उसी नगर पालिका जबलपुर नगर पालिका को 1950 में क्या बना दिया गया, जबलपुर नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहला नगर पालिका क्या है आपका देश का, आपके प्रदेश का, जबलपुर नगर पालिका हो गया, ठीक है। क्या हो गया, जबलपुर नगर पालिका हो गया, ठीक है। विंध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1907 में दतिया में नगर पालिका बनाई गई थी। पहली बात तो क्या स्पष्ट हो गई, पहला नगर पालिका क्या है, जबलपुर है 1864 का। पहला नगर निगम क्या है, जबलपुर है 1950 का। बात स्पष्ट है। विंध्य प्रदेश में पहला क्या बनाया गया, दतिया को बनाया गया था। विंध्य प्रदेश मोटा मोटा मान लो, अथवा पूरा बघेलखंड बुंदेलखंड कलेक्टिवली मान लो, तो उसमें दतिया को क्या बनाया गया था, पहला नगर पालिका बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1907 में बनाया गया था। भोपाल राज्य की प्रथम नगरीय संस्था कौन सी, मजलिस इंतजामिया थी। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मजलिस इंतजामिया को भोपाल राज्य की प्रथम नगरीय संस्था बनाया गया था। कब, 1907 में ही बनाया गया था। बात स्पष्ट। मजलिस इंतजामिया का गठन भोपाल में किया गया, नगरीय निकाय के रूप में किया गया, 1907 में किया गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के बारे में चर्चा करते हैं, और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के बारे में चर्चा करते हैं। नगर पालिका अधिनियम कब आया, 1961 में, और नगर निगम अधिनियम कब आया, 1956 में। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में नगरीय स्वायत्त प्रशासन के कार्यों में एकरूपता लाने के लिए और उनका एकीकरण करने के लिए जुलाई 1957 में मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय स्वायत्त स्वशासन समिति का क्या किया, गठन किया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय स्वायत्त स्वशासन समिति का गठन कब किया था, 1957 में किया था। बस इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहली वाली में, ठीक है। इस समिति ने सितंबर 1958 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 57 की समिति जो थी इस संबंध में, उसने 58 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, और उस प्रतिवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित किया गया। 58 के प्रतिवेदन के आधार पर क्या किया गया, 1961 में अधिनियम लाया गया नगर पालिका के संबंध में। यह अधिनियम 1 फरवरी 1962 से लागू हो गया। ये अधिनियम कब से लागू हुआ, 1 फरवरी 1962 से लागू हो गया। इतनी बातें आपको अभी के लिए याद रखनी है, इतनी बातें आपको अभी के लिए क्या है, याद रखनी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। इसके बाद क्या है, मध्य भारत नगर निगम अधिनियम। ये हम बात कर रहे हैं मध्य भारत की, सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल प्रोविंस का जो अधिनियम था नगर निगम के संबंध में, वो कब लाया गया, 1956 में लाया गया था। जो मध्य प्रदेश का अधिनियम क्रमांक 13 वर्ष, जो हमारा 13वां वर्ष था, 1961 की धारा 3 उपधारा 2 के अनुसार विस्तार क्षेत्र समस्त मध्य प्रदेश में कर दिया गया। इसे मध्य प्रदेश नगर निगम 1956 नाम से संबोधित किया गया। देखो, मध्य भारत नगर निगम अधिनियम कब लाया गया, 1956 में लाया गया। बाद में 1961 से क्या कर दिया, उसको पूरे प्रदेश में क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। मध्य भारत नगर निगम अधिनियम 1956 में लाया गया था, बाद में उसको पूरे प्रदेश में विस्तारित कर दिया। कब से, 1961 से विस्तारित कर दिया गया, और उसको क्या बोला गया, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 बोला गया, ठीक है। तो हमने इसकी भी चर्चा कर ली, ये चर्चा हमने आखिरी में करी, और हमने इसकी भी चर्चा कर ली, ये पूरी चर्चा यहाँ पे रही। बात स्पष्ट हो गई। वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर पालिका का पालिक निगम का संगठन तथा प्रशासन मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम विधि विस्तार अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1982 तथा अन्य में किए गए संशोधन के अधीन किया गया है। ये 2-3 अधिनियमों के आपको नाम याद रखने, इनके तहत क्या होता है, संचालन होता है। लेकिन सरकार ने फिर क्या कर दिया, 74वां संशोधन अधिनियम ला दिया, जो हमने पीछे चर्चा करी, पीछे स्लाइड में सबसे पहले ही यही हमने चर्चा करी थी। और उस 74वें संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित किया गया, जिसके तहत त्रिस्तरीय नगरीय निकायों की स्थापना की गई। तो ये बात भी क्या हो जाती है, यहाँ से आपके लिए स्पष्ट हो जाती है। अब जो स्थापना कर दी गई, उसमें नगर क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर नगर निगम आएगा, उसके नीचे नगर पालिका आएगी, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, आपका नगर पंचायत आ जाएगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, इनके बारे में जो भी यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो सब बातें हमने कहाँ कवर कर ली हैं, पीछे जो हमने एक स्लाइड देखी थी। कौन सी स्लाइड हमारी, ये वाली स्लाइड, एक बार इसको देख लेते हैं।
ये वाली स्लाइड है ना, यहाँ पे इसमें जो भी बातें लिखी हुई यही बातें हम वापस से क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं स्पष्ट शब्दों में, ठीक है। वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एकदम दिया हुआ था आपके लिए रिवाइज के हिसाब से, है ना। तो नगर निगम की बात करें, बृहत नगरीय क्षेत्रों में गठन किया जाता है, वर्तमान में 16 हैं। इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है। इस निकाय के अंतर्गत उप महापौर का पद होता था, परंतु 1999 में उसको खत्म कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उप महापौर का पद कब खत्म किया गया, ये प्रश्न आएगा आपको, 1999 में कब खत्म किया गया, ठीक है। इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। नगर निगम का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, नगर निगम आयुक्त बोलते हैं, जो कि एक IAS अधिकारी होता है, जो कि क्या होता है, एक IAS अधिकारी होता है। फिर आती नगर पालिका, जो कि छोटे स्तर जगहों में गठित की जाती है। इसमें लगभग 20,000 के आसपास की जनसंख्या होनी चाहिए। वर्तमान में इनकी संख्या 58 है। इसका जो प्रमुख होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है, और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, और इसका जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको क्या कहते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी खंड बा, क्या कहा जाता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी खंड बा कहा जाता है, ठीक है। जो आपको जिसको आप CMO के रूप में जानते हैं, CMO बी के रूप में आपको जानते हैं उसको, ठीक है। तीसरा आ जाता है नगर पंचायत। संक्रमण नगरों में पाया जाएगा। संक्रमण नगर कौन से होते हैं, ऐसे नगर जो नगर पंचायत से नगर पालिका की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नगर पंचायत से नगर पालिका की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो संक्रमण नगर कहलाते हैं। यहाँ पे इनको स्थापित किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों के इनका झुकाव बढ़ रहा होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र के इनका क्या है, झुकाव बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनको स्थापित किया जाता है। राज्य में ऐसे सभी क्षेत्रों की यह संस्था गठित की गई, जिसकी संख्या 2001 की जनगणना के साथ 5 से 20,000 के बीच है। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5 से 20,000 के बीच होनी चाहिए, तब नगर पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। 294 संख्या है वर्तमान में। इसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, नगर पंचायत का अध्यक्ष बोलते हैं, और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गा श्रेणी बोलते हैं। जो नगर पालिका के स्तर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, खा श्रेणी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जो नगर पंचायत के स्तर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गा श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो जाती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब चलते हैं हम, आखिरी स्लाइड है, यहाँ से पूरा पंचायती राज व्यवस्था, पूरा नगरीय निकाय व्यवस्था आपकी खत्म हो जाएगी। एक भी फैक्ट आपका कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, सभी फैक्ट कवर हो जाएंगे। आखिरी स्लाइड है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। हम कमला जान के बारे में जानते होंगे, आपने सुना होगा, कमला बुआ के बारे में जानते होंगे, शबनम मौसी के बारे में जानते होंगे। तो इनके नामों को आप स्पष्ट कर लीजिए कि कौन है ये, कौन है ये, आप स्पष्ट कर लीजिए, ठीक है। कमला जान कौन थी, कटनी से प्रदेश की पहली किन्नर महापौर थी, 99 से लेकर के 2 तक में। 99 से लेकर के 99 2000 में उनका क्या किया हुआ था, चुनाव हुआ था। क्या हो गई ये, पहली किन्नर महापौर हो गई, कहाँ से, कटनी से, कमला जान। फिर आती कमला बुआ, ये कौन थी, सागर से थी। ये कौन कहाँ से थी, सागर से थी। 2009 में कौन बनी थी, ये महापौर बनी थी, ठीक है। कमला जान क्या थी, कटनी से प्रदेश की पहली किन्नर महापौर बनी थी, पहली हो गई है। दूसरी कौन हो जाती हैं, कमला बुआ हो जाती हैं, सागर से थी, 2009 में बनी थी, ठीक है, किन्नर महापौर। और तीसरी आ जाती शबनम मौसी। शबनम मौसी कौन है, तो शबनम मौसी विधायक बनी थी। शबनम मौसी कौन बनी थी, विधायक बनी थी, कहाँ से, सुहागपुर से। सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र शहडोल में पड़ता है, सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र शहडोल में पड़ता है, वहां से बनी थी। कब, 98 से लेकर के 3 के टाइम फेज में, 98 से लेकर के 3 के टाइम फेज में, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह की सरकार के टाइम पे। इतनी बातें आपको तीनों नाम याद रखने हैं। राज्यपाल द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में क्रमशः 2, 4 एवं 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, इन स्थायी निकायों में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो कितने सदस्य, नगर पंचायत के लेवल पे 2, नगर पालिका के लेवल पे 4 और नगर निगम के लेवल पे 6। बहुत महत्वपूर्ण है। नगरीय निकाय दिवस, जैसे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, वैसे ही नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है, 2 नवंबर को। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ये पूरा क्या था आपका, आपके लिए स्थानीय सुशासन था, स्थानीय सुशासन के तहत बातें थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये लेक्चर आपके लिए। पूरी बातों को आपको क्या करना है, कंठस्थ करके रखना है। कोई भी अनावश्यक बात नहीं की गई है, हर फैक्ट क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।